अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत हैं? ठीक ठाक हैं डियर स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के मुतालिक हमने इन्फॉर्मेशन दी थी। जो आप लोगों ने अगर वो मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा तो आप लाजमी उसको देखें, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल कंसेप्ट समझ आ जाएगा। अगर आपको टॉपिक समझ आ जाते हैं तो आपको लॉ ऑफ मास एक्शन समझना इंतहाई आसान हो जाएगा। लॉ ऑफ मास एक्शन जो हमारे पास और कुछ नहीं है, बस सिर्फ ये एक रिलेशन है। जब भी मैंने बताया कि रेट ऑफ जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उसमें प्रोडक्ट हमारे पास रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, तो उसके मुतालिक ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। इस लॉ से आप उनकी कंसंट्रेशन का पता करा सकते हैं कि कितना आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है और कितना आपके पास रिएक्टेंट बन रहा है। तो इस लॉ को जो हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाया है वो है पीटर वाग एंड गोल्डबर्ग। इन्होंने जो हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, 1964 में ये हमें ला दिया है। और इसकी डेफिनेशन अगर आप थोड़ा सा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस किस्म की बनती है कि इट दिस लॉ स्टेट्स दैट रेट ऑफ केमिकल reaction is directly proportional to the active masses of reacting substances raise to the power of its coefficient। अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डेफिनेशन समझने में मसला है। तो ये बड़ा सिंपल सा है कि ये मैं बता रहा है कि रेट तो पहले मैं बता चुका हूँ। रेट का मतलब होता है स्पीड। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी आप ऐसे जनरल एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक ए और बी रिएक्टेंट है और ये आपस में मिलकर सी एंड डी को प्रिपेयर्ड करते हैं। ए एंड बी रिएक्ट करके सी एंड डी को प्रिपेयर्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पर दो ऐसे अल्फाज जो मैंने यूज़ किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कहाँ पे लिखा है जैसे हमारे पास ये एक्टिव मासेस, ठीक है ना। एंड एक्टिव मासेस का मतलब क्या होता है, तो कुछ कि ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है ना, यानी स्पीड जो है ना रिएक्शंस की, डिपेंड करती है इनकी मिकदारों के ऊपर। अगर आपके पास रिएक्टेंट्स की मिकदार ज़्यादा होगी ना डियर स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट की मिकदार अगर ज़्यादा होगी तो स्पीड भी इनकी ज़्यादा होगी, यानी रेट भी इनका ज़्यादा होगा। ये आपको ये ला बता रहा है। अगर इनकी मिकदार ज़्यादा होगी तो रिएक्शन जी फॉरवर्ड जाएगा, और अगर इसकी मिकदार ज़्यादा होगी जैसे हमारे पास तो रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगा। सिंपल सा ये ला है कि ये ऐसा है जिसको हम उर्दू में मुसर कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके पास पावर होती है ज़ाहिर बात है कानून और हुक्म भी उन्हीं का ही चलता है। अब अगर इसकी मिकदार ज़्यादा है जो हमारे पास, तो रिएक्शन आगे जाएगा, रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी। और अगर सी एंड डी यानी प्रोडक्ट की मिकदार ज़्यादा है तो रिवर्स रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी। यानी रेट जो है ना या स्पीड जो है ना वो डिपेंड करती है इनकी मिकदारों के ऊपर। रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की मिकदारों के ऊपर डिपेंड करता है रेट। जिसकी मिकदार ज़्यादा होगी रिएक्शन उसका ज़्यादा फास्ट होगा। अब यहाँ पर एक्टिव मासेस से क्या मतलब होता है? एक्टिव मासेस जो हमारे पास ये जो सब्सटेंसेस हमने लिए हैं ना, ये ए और बी, इनको हम मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में लिया हुआ है। हमने किस में लिया हुआ है? मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। एक्टिव मासेस मीन जो हमारे पास दैट वी हैव टेकन दी सब्सटेंसेस इन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, जिसको आप अक्सर मोलैरिटी भी कहते हैं। सॉल्यूशन के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वहाँ पर भी मोलैरिटी को हम मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में ही लिखते हैं। यानी इनकी हम कंसंट्रेशन जो है ना वो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में होती है। एक्टिव मासेस का यही मतलब निकलता है।
अब इसके ऊपर थोड़ी सी हम वो कैलकुलेशंस करते हैं कि यहाँ पर जो है ना हमारे पास वो इसकी ला की जो एक्सप्रेशन है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम साफ कर लेते हैं थोड़ा सा बस। नेक्स्ट जो है बस वाइड अप करते हैं थोड़ा सा, ये है लेट्स सी। जैसे मैंने बताया कि हमारे पास A एंड B रिएक्ट करते हैं और उससे प्रोड्यूस होता है C एंड D। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक जैसे इसकी मिकदार ज़्यादा होगी, एक्टिव मास अगर इसका ज़्यादा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, उसका रेट ज़्यादा होगा, और अगर इसकी मिकदार बढ़ेगी तो ज़ाहिर बात रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। जिसमें हमारे पास शुरू में तो रिएक्शंस ही होते हैं, प्रोडक्ट तो अभी बना ही नहीं होता, तो ज़ाहिर बात है जब ये ज़्यादा होंगे तो सबसे पहले रिएक्शन इसी का फास्ट होगा, यानी ये रिएक्शंस यूज़ होते जाते हैं, कम होते जाते हैं और आपके पास प्रोडक्ट तैयार होता चला जाता है। उसके बाद जैसे इसकी मिकदार कम हो जाती है और प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ जाती है तो रिएक्शन दोबारा से, क्योंकि इसकी मिकदार बढ़ गई है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जब इसकी मिकदार बढ़ेगी तो रिएक्शन रेट से हमारे पास बैकवर्ड ही आएगा, यानी इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसी को ही इसी लॉ ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर डिस्कशन करते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर इसको मैं सिंपल से लिखूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम RF से लिख लें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड करेगा जो हमारे पास किस चीज़ के ऊपर, प्रोपोर्शनलिटी है किस चीज़ के, A एंड B पे। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास वो जो एक्टिव मासेस का टर्म्स मैंने यूज़ किया था, एक्टिव मासेस को हम यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं, यानी ये स्क्वायर ब्रैकेट्स किस चीज़ को शो कर रही है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब को शो कर रही है। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करते हैं इनकी मिकदारों के ऊपर। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम KF से शो करते हैं, और बाकी चीज़ों को आप वैसे के वैसे इस तरह लिख लें जो हमारे पास। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन 1 बन जाती है, ये हमारे पास रेट एक्सप्रेशन है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरह अगर ये फॉरवर्ड के लिए है तो बैकवर्ड के लिए जो हमारे पास क्या हो जाएगा, बैकवर्ड के लिए, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए रिएक्शन कुछ इस किस्म को, अगर आप इसको इस तरह से शो करें कि रेट फॉर रिवर्स रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू C एंड D, के रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स की एक्टिव मासेस के ऊपर, इनकी कंसंट्रेशन के ऊपर। और इसी तरह से इनको भी हम जी यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा लेते हैं जिसको हम KR से शो करते हैं, और ये हमारे पास C एंड D को वैसे का वैसा इस तरह से लिख लेते हैं, इसको हम कहते हैं इक्वेशन 2 कह लें। अब जो हमारे पास ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है, ये रिवर्स रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन है, लेकिन बता चुका हूँ प्रोडक्ट्स में, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर बताया कि हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट ऐसे इक्विलिब्रियम वाला एक ग्राफ आ जाता है, और ये ग्राफ हमें बताता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन जो होती है ना, एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि जितना प्रोडक्ट बन रहा होता है उतना ही रिएक्टेंट बन रहा होता है, और इस स्टेज को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। यानी जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा कि जितनी स्पीड फॉरवर्ड रिएक्शन की होगी उतनी उतनी प्रोडक्ट रिएक्शन, जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड हो जाएगी उतनी बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड हो जाएगी, और ऐसी स्टेज को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम वाली स्टेज हासिल हो जाए तो हम कहते हैं एट इक्विलिब्रियम जब हासिल हो जाएगा, जिस पर बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे, तो अगर आप इसको कह दें कि व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तब क्या होता है, तो RF की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं जो हमारे पास, जो कि है हमारे पास KF एंड A एंड B, और इसकी जो वैल्यू पुट करते हैं वो हमारे पास KR है एंड C एंड D हो जाती है। अब कुछ रीअरेंजमेंट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं जो हमारे पास, तो KF को यहीं पर छोड़ दें, KR जो हमारे पास यहाँ पर नीचे आ जाएगा उसके, और इसी तरह C एंड D जो यहाँ पर प्रोडक्ट में है उसको यहाँ पर कर दें, और ABG उसका नीचे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से। तो ये इक्वेशन की कुछ सूरत हाल ये हो जाती है। अब जो हमारे पास ये जो दो कांस्टेंट हमें यहाँ पर मिलते हैं, इन दो कांस्टेंट के रेशियो से हम एक नया कांस्टेंट
डिराइव होता है जिसको हम Kc कहते हैं। और ये हमें करना पड़ता है क्योंकि ये तो जो हमारे पास फॉरवर्डेशन के लिए था, ये रिवर्स के लिए था। अब चूंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुका है तो उसके लिए हम एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम Kc कहते हैं। और ये Kc हमारे पास कांस्टेंट है एट इक्विलिब्रियम के लिए। तो रिएक्शन की कुछ इस किस्म की सूरत हाल हो जाती है। ये ऊपर C एंड D है, यानी प्रोडक्ट ऊपर हो जाता है एंड रिएक्टेंट यहाँ पर हमारे पास नीचे आ जाते हैं इस किस्म में। तो ये रिजल्ट हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन का रेट एक्सप्रेशन है। अब इसके अंदर मैंने कुछ कोफिशिएंट्स की अगर यहाँ पर मैंने उसके अंदर बात की थी तो कोफिशिएंट ड्यूरेशन हमारे पास होते क्या हैं आप लोग जानते होंगे। अगर इसको हम यहाँ पर एक सिंपल से इक्वेशन से लिख लें, जैसे हमारे पास आप N2 एंड 3H2 हमारे पास दो गैसेस हैं, आपस में मिलकर वो क्या बनाएंगे जी 2NH3। अब ये जो टर्म्स यूज़ होते हैं यहाँ पर आगे में, ये हमारे पास कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। तो ये कोफिशिएंट ड्यूरेशन हमारे पास यहाँ पर पावर में चले जाते हैं इन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के ऊपर। अगर इसके लिए आप लॉ ऑफ मास एक्शन को लिखें तो Kc इसके लिए कैसे होगा, प्रोडक्ट चूँकि हमारे पास C एंड D ऊपर लिखे जाते हैं तो यहाँ पर आप NH3 लिख लें ड्यूरेशन हमारे पास इस किस्म में, और उसकी जगह ये एक्टिव मासेस शो करने के लिए यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब ये जो ड्यूरेशन हमारे पास ये उसके आगे जो 2 लगा हुआ है इसको आप यहाँ पर ये कोफिशिएंट चला जाएगा एक्सपोनेंट्स में, जबकि ये जो है ना हमारे पास ये 1 नहीं लिखा जाता तो ये हमारे पास ऐसे का वैसा। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसको हम ऐसे शो कर लेते हैं, उसके आगे कोफिशिएंट्स 3 हैं तो वो पावर में चले जाएगा। तो ये है जो हमारे पास सारा का सारा लॉ ऑफ मास एक्शंस के मुतालिक। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट पर आपको समझ नहीं आ रही तो लाजमी उस पर कमेंट किया करें और मुझे मैसेज किया करें। इंशाल्लाह आपको तमाम काम जितने भी आपको टॉपिक या जिस चीज़ में आपको समझ नहीं आई तो इंशाल्लाह उसको हम क्लियर कर लेंगे। और एक और बात, अगर आपको हमारा ये चैनल अगर आपके मालूमात में इजाफे का बायस बन रहा है और अगर आपको कॉन्सेप्चुअली केमिस्ट्री को समझना है ड्यूरेशन हमारे पास, तो इस चैनल को लाजमी तौर पर इंशाल्लाह लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो कॉन्सेप्ट्स के जो क्वेश्चन आते हैं, इंशाल्लाह ये चैनल आपको तमाम किस्म के मसाइल्स का ये हल निकाल करके देगा।